हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी प्लस वन में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स या ग्रंथियों का पार्ट थर्ड। दोस्तों इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट तथा सेकंड बना चुका हूं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों पार्ट फर्स्ट तथा सेकंड में हमने बात की थी कि ग्रंथियां कितने प्रकार की बताई गई है, 3 प्रकार की। जिसमें फर्स्ट बात की थी हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स की या अंतःस्रावी ग्रंथि की। सेकंड पे बात करी थी हमने बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की, और थर्ड पे बात की थी हमने मिक्स्ड या मिश्रित ग्रंथि की। दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, हार्मोन का स्त्रवण करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रवण करती है क्या कहलाती है, अंतःस्रावी। दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों में मैंने आपको 9 प्रकार की ग्रंथियां बताई थी, जिसमें से 7 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वें नंबर की ग्रंथि, जिसका नाम है लैंगिक जनन ग्रंथि। दोस्तों 7 ग्रंथियां कौन कौन सी मैंने आपको बताई थी, उसके बारे में एक बार दोहरान कर लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रंथि की बात की थी हमने हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो कहाँ होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। सेकंड पे बात की थी हमने पीनियल ग्लैंड्स की, जो भी कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। थर्ड पे बात की थी हमने प्यूस या पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जो कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में। मस्तिष्क के अंदर हमने 3 ग्रंथियों के अध्ययन किया था, हाइपोथैलेमस, प्यूस तथा पीनियल ग्लैंड्स का। तथा फोर्थ पे बात की थी हमने थायराइड ग्रंथि तथा पैराथायराइड ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में। 4th नंबर पे हमने बात की थी थायराइड की, और 5th पे बात की थी हमने पैराथायराइड की। और 6th नंबर पे जो हमने बात की थी वो बात की थी अधिवृक्क ग्रंथि की, थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि हमारी छाती में पाई जाती है या सीने में पाई जाती है, जो एक समय बाद क्या होती है, नष्ट हो जाती है। 7वें नंबर पे बात की थी हमने अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। दोस्तों आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कौन सी ग्रंथि, लैंगिक जनन ग्रंथि। ग्रंथि का नंबर कौन सा, 8वें नंबर की ग्रंथि लैंगिक जनन ग्रंथि। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट बात करते हैं लैंगिक जनन ग्रंथि या गॉन्स ग्लैंड्स। दोस्तों जो लैंगिक मतलब समझ रहे हो, जनन ग्रंथि, लैंगिक जनन मतलब ऐसी ग्रंथियां जो जनन में या जनन क्रिया में क्या होती है, सहायक होती हैं। कौन सी ग्रंथियां कहलाती है, लैंगिक जनन ग्रंथियां। ऐसी ग्रंथि जो जनन प्रक्रिया में सहायक होती है या किसी जीव के उत्पन्न होने में क्या करती है, मदद करती है, सहायता करती है, लैंगिक जनन ग्रंथियां कहलाती है। ये भी 2 प्रकार की बताई गई। दोस्तों जो लैंगिक जनन ग्रंथि होती है वो 2 प्रकार की बताई गई। फर्स्ट पे बात करेंगे हम नर जनन ग्रंथि की, और सेकंड पे बात करेंगे हम मादा जनन ग्रंथि। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नर जनन ग्रंथि, नर मतलब पुरुषों, ऐसी ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है, पुरुषों में। नर जनन ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाएगी, पुरुषों में पाई जाएगी। नर जनन ग्रंथि पुरुषों में पाई जाती है। इसमें एक जोड़ी वृषण कोष होते हैं। दोस्तों जो पुरुष होते हैं उसमें क्या होता है, एक जोड़ी वृषण कोष होते हैं। ये वृषण कोष क्या होते हैं, एक थैलीनुमा संरचना में शरीर के नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं। इनका तापमान हमारे शरीर की तुलना में क्या होता है, 2 डिग्री कम होता है। जो वृषण कोष होते हैं उनका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है हमारे शरीर की ताप की तुलना में। जैसे हमारे शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उससे भी 2 डिग्री कम किसका होता है, वृषण कोष का। जो मनुष्य पुरुषों के शरीर में क्या पाए जाते हैं, एक जोड़ी वृषण कोष पाए जाते हैं। इन वृषणों से कौन सा हार्मोन का स्त्रवण होता है, क्वेश्चन आ जाए नर जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन आएगा कि ऐसा हार्मोन जो नर जनन ग्रंथि या वृषण कोष से स्त्रावित होता है, तो कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कार्य क्या होता है, बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन के कार्य की। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है हमारे गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करना। किसको, गौण लैंगिक लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण। कौन सा हार्मोन गौण लैंगिक लक्षण दिखाता है, टेस्टोस्टेरोन। अब ये पुरुषों में पाई जाती है तो पुरुषों के ही गौण लैंगिक लक्षण दिखाएंगे। अब गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, जैसे लक्षणों की बात करें हम कि कौन कौन से लक्षण दिखाता है, तो फर्स्ट आता है जो पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का उगना। कौन सा लक्षण होता है, गौण लैंगिक लक्षण, दाढ़ी मूंछ का उगना, नर जनन अंगों का विकास होना। दाढ़ी मूंछ का आना, जनन अंगों का विकास होना, अंगों का विकास तथा
आवाज का कैसा होना, भारी होना, आवाज का भारी होना, भारी होना, ये किस कारण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। क्वेश्चन आ जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या कार्य होता है, तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है हमारे गौण लैंगिक लक्षणों को बढ़ाता है या दिखाता है। ये गौण लैंगिक लक्षणों को दिखाने का कार्य कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं, पुरुषों में जो गौण लैंगिक लक्षण होते हैं वो होता है एक तो दाढ़ी मूंछ का आना, कौन सा, दाढ़ी मूंछ का आना। दूसरे नंबर पर बात करें जो जनन अंग होता है उनका विकास करना, तथा शरीर मनुष्य की आवाज का भारी होना। पुरुषों की जो आवाज भारी होती है वो किस कारण होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। अब हम बात करते हैं मादा जनन ग्रंथि की। मादा क्या होती है, महिला है। तो यह जो ग्रंथि पाई जाती है वो कहाँ पाई जाएगी, महिलाओं में। क्वेश्चन है मादा जनन ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो केवल और केवल महिलाओं में मादा जनन ग्रंथि पाई जाती है। सेकंड बात करें, इसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अंडाशय दोस्तों पुरुषों में तो क्या होता है, एक जोड़ी वृषणकोष होते हैं, लेकिन महिलाओं में क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इन अंडाशय ग्रंथि से 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। जो अंडाशय होते हैं महिलाओं में क्या होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं। इन अंडाशय से क्या होते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। पुरुषों के जो होता है वृषणकोष उससे तो एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। लेकिन अंडाशय से कितने प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, 3 प्रकार के। फर्स्ट बात करते हैं हम एस्ट्रोजन, सेकंड पे बात करेंगे हम प्रोजेस्टेरोन, और थर्ड पे बात करेंगे हम ऑक्सीटोसिन या रिलैक्सिन हार्मोन। तो फर्स्ट बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका मुख्य कार्य होता है गौण लैंगिक लक्षणों को प्रकट करना। एस्ट्रोजन का कार्य क्या होता है, गौण लक्षणों को दिखाना। गौण लैंगिक लक्षणों को दिखाने का कार्य कौन करता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन में गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, पुरुषों में तो होते हैं दाढ़ी मूंछ आना, जनन अंगों का विकास तथा आवाज का भारी होना। इसके अपोजिट करें, अपोजिट महिलाओं में पहला आवाज का कैसा होना, आवाज पतली होना, आवाज का पतली होना। महिलाओं के आवाज का क्या होना, पतली होना। किस कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। सेकंड बात करें हम स्तनों का विकास होना, स्तनों का विकास तथा जनन अंगों का विकास, अंगों का विकास। दोस्तों जो एस्ट्रोजन होता है उसका गौण लैंगिक लक्षणों को दिखाने का कार्य करता है। गौण लैंगिक लक्षण कौन से होते हैं, फर्स्ट बात करेंगे कि महिलाओं की आवाज का पतली होना। महिलाओं की आवाज का पतली होना किस कारण, एस्ट्रोजन के कारण। महिलाओं के जो स्तन होता है उनका विकास किस कारण होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण। जिसमें एस्ट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है उसके स्तन अधिक विकसित हो जाते हैं। और थर्ड पे बात करेंगे जनन अंगों का विकास होना, ये भी किस में आता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स में। सेकंड बात करेंगे हम प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन पहला एस्ट्रोजन की बात करते हैं, इसे नारी हार्मोन भी कहते हैं। नारी हार्मोन, नारी हार्मोन्स किसे कहते हैं, एस्ट्रोजन को ही क्या कहते हैं, नारी हार्मोन्स भी कहते हैं। एस्ट्रोजन को क्या कहते हैं, नारी हार्मोन्स भी कहते हैं। सेकंड बात करेंगे हम प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है गर्भ धारण कराना, गर्भ धारण कराना, धारण कराना। क्वेश्चन है गर्भ धारण कराने वाला हार्मोन्स कौन होता है, मतलब गर्भ को ठहराने वाला हार्मोन्स कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये क्या करता है, महिलाओं में गर्भ को ठहरने में मदद करता है, गर्भ को ठहरने में मदद करता है। इसीलिए इसे गर्भ हार्मोन या गर्भाशय हार्मोन भी कहते हैं। इसीलिए इसे गर्भाशय हार्मोन भी कहते हैं, गर्भाशय हार्मोन्स। सेकंड बात कर रहे हैं हम प्रोजेस्टेरोन की। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, महिलाओं में गर्भ को धारण कराना या महिलाओं में गर्भ का ठहराना। इसीलिए इसे गर्भ हार्मोन या गर्भाशय हार्मोन भी कहते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उसे गर्भ हार्मोन या गर्भाशय हार्मोन भी कहते हैं। थर्ड पे बात करेंगे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन केवल एक ही समय निकलता है,
ऑक्सीटोसिन हार्मोन कब निकलता है? जब महिलाओं में प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है तो मांसपेशियों को रिलैक्स देने के लिए जो हार्मोन स्रावित होता है उसे कहते हैं हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन। प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं की मांसपेशियों को संतुलन में लाने के लिए या उन्हें रिलैक्स में लाने के लिए उनसे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इससे क्या एक हार्मोन स्रावित होता है? जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो किस समय स्रावित होता है? प्रसव पीड़ा के समय स्रावित होता है। क्वेश्चन आ जाए कौन सा हार्मोन प्रसव पीड़ा के समय उत्पन्न होता है या स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स जो होता है वो प्रसव पीड़ा के समय जब महिलाओं में बच्चे को जन्म देने वाली होती है तो उनमें प्रसव पीड़ा उत्पन्न होती है, उस समय जो हार्मोन्स निकलता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह हार्मोन महिलाओं की मांसपेशियों में क्या करता है? रिलैक्स उत्पन्न करता है। रिलैक्स उत्पन्न करने के कारण इसे क्या कहते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रिलैक्सिन हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्लैंड्स की। दोस्तों ये है अंतःस्रावी ग्रंथि की लास्ट ग्रंथि है। अब बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं लैंगरहैंस। क्वेश्चन आए अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्रंथि की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो सबसे पहले खोज किसने की थी? लैंगरहैंस वैज्ञानिक ने। इस ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। दोस्तों यहां आपको गौर करना है, मैंने आपको बताया था हमके ग्रंथि कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार की, जिसमें फर्स्ट बात की थी हमने अंतःस्रावी, सेकंड पे बात की थी बहिस्रावी और थर्ड बताया था मैंने मिश्रित ग्रंथि। दोस्तों जो मिश्रित ग्रंथि बताए थे वो मैंने बताए थे एक। तो जो अग्नाशय ग्रंथि है वो ही क्या होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है। अब आप कहोगे सर मिश्रित ग्रंथि है तो इसे अलग से क्यों नहीं पढ़ा? तो इस दोस्तों मिश्रित ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि में ही पढ़ा जाता है। इसका भी एक कारण है जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब बात करते हैं कि अग्नाशय ग्रंथि की जो खोज की थी वो तो की थी लैंगरहैंस ने। अग्नाशय ग्रंथि से एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का स्त्रवण होता है। ऐसी ग्रंथि जो से एंजाइम भी निकलते हो तथा हार्मोन्स भी निकलते हो, कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्रंथि। और इसी कारण एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों का स्त्रवण होने के कारण इसी ग्रंथि को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एंजाइम तथा हार्मोन दोनों का ही क्या होता है? स्त्रवण होता है, दोनों ही निकलते हैं, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका अग्नाशय से संबंधित है। दोस्तों ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन आता है कि लैंगरहैंस की द्वीपिका किससे संबंधित होती है? यहाँ आता है द्वीपिका या द्वीपिका कोशिका आ जाए तो किससे संबंधित होती है? अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित। ये आता है लैंगरहैंस का द्वीपिका जो सिद्धांत है वो किस ग्रंथि से संबंधित है? तो अग्नाशय ग्रंथि या पेनक्रियास ग्लैंड से। नेक्स्ट बात कर अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अग्नाशय में कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये 4 प्रकार की जो कोशिका होती है जिसमें फर्स्ट होती है अल्फा कोशिका। फर्स्ट बात करेंगे हम अल्फा कोशिका जो कितनी प्रतिशत होती है? 20%। सेकंड पे बात करते हैं बीटा कोशिका जो कितनी परसेंट पाई जाती है? 70%। थर्ड पे बात करते हैं हम गामा कोशिका जो पाई जाती है 5%। और फिफ्थ पे बात करेंगे हम फोर्थ पे एफ कोशिका जो पाई जाएगी 5%। अब दोस्तों मैंने कहा था आपसे कि इसे अंतःस्रावी कोशिका के अंतर्गत या अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत क्यों पढ़ते हैं? तो दोस्तों ये जो तीनों प्रकार की कोशिका होती है वो मानी जाती है अंतःस्रावी। दोस्तों इन तीनों कोशिकाओं का अध्ययन हम अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत करते हैं। लगभग 95% भाग क्या होता है? अंतःस्रावी होता है। जो जो अग्नाशय कोशिका होती है उसका लगभग 95% भाग किसका होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि का। इसीलिए जो अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि में नहीं पढ़कर किस में पढ़ते हैं हम? अंतःस्रावी ग्रंथि में। और जो 5% भाग होता है वो पढ़ा जाता है बहिस्रावी के अंतर्गत।
जो बीटा कोशिका होती है उनसे एक हार्मोन्स निकलता है जिसे क्या कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन। क्वेश्चन आए इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो निकलता है बीटा कोशिका से। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, बीटा कोशिका से। और बीटा कोशिका कहाँ पाई जाती है, अग्नाशय में। अग्नाशय में बीटा कोशिका पाई जाती है जहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। जो इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है वो होता है हमारे शरीर की ग्लूकोज या शर्करा को नियंत्रित करना। इंसुलिन का मुख्य कार्य शरीर की ग्लूकोज को या शर्करा को क्या करना होता है, नियंत्रित करना होता है। अगर इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाए, इंसुलिन की कमी से जो शरीर में रोग होता है वो होता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग दोस्तों, इस रोग के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। मधुमेह रोग, मधुमेह रोग क्या होता है, इसे कहते हैं इंग्लिश में डायबिटीज। मधुमेह रोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायबिटीज। के मधुमेह रोग या डायबिटीज रोग की कमी से होता है, तो वो होता है इंसुलिन हार्मोन की कमी से। इंसुलिन हार्मोन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति शर्करा या शक्कर को या मीठी चीजों को खा नहीं सकता। डायबिटीज जो रोग होता है उसमें क्या करता है, व्यक्ति मीठी चीजों को नहीं खा सकता। मधुमेह रोग में व्यक्ति को प्रतिदिन क्या होता है, एक इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। मधुमेह रोग में व्यक्ति को प्रतिदिन एक इंसुलिन नामक क्या इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अल्फा कोशिका से। अल्फा जो कोशिका होती है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लाइकोगोन हार्मोन। अल्फा कोशिका से कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लाइकोगोन हार्मोन। तथा डेल्टा कोशिका से कौन सा निकलता है, सोमेस्टोस्टेरिन हार्मोन। जो अल्फा कोशिका होती है उससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोगोन। तथा डेल्टा कोशिका से सोमेस्टोस्टिन नामक क्या हार्मोन्स निकलता है। दोस्तों ये तो हो गई हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियां कंप्लीट। अगर और जिसमें बात की थी हमने लास्ट में अग्नाशय ग्रंथि, दोस्तों इसी के अंतर्गत हम इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। मिश्रित ग्रंथि। तो दोस्तों हमने अंतःस्रावी तथा मिश्रित ग्रंथि के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। अब हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने अंतःस्रावी तथा मिश्रित ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके हैं। दोस्तों जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं इससे मुख्यतः कोई क्वेश्चन नहीं आता। जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह आते हैं, लारीय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, आंसू बनाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है। तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रंथि बात करते हैं वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। उनसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको बता देता हूँ। फर्स्ट बात करते हैं बहिस्रावी में लारीय ग्रंथि। तो लारीय ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है, लार में या सलाइवा में। सलाइवा को क्या कहते हैं, लार। क्वेश्चन है लारीय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो सलाइवा में या लार में। नेक्स्ट बात करते हैं यकृत ग्रंथि। यह कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा में या एब्डोमिनल में। उदर गुहा में या एब्डोमिनल में जो यकृत ग्रंथि होती है वही शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि क्या है, शरीर की सबसे बड़ी क्या बहिस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट बात करते हैं आमाशय ग्रंथि। यह भी कहाँ पाई जाती है, उदर गुहा में या एब्डोमिनल में पाई जाती है। फोर्थ पे बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि की। अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यकृत के पीछे, बिहाइंड ऑफ द लिवर। मतलब लिवर या यकृत के पीछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि वैसे मिश्रित ग्रंथि भी होती है, लेकिन बहिस्रावी के अंतर्गत भी क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम तथा हार्मोन्स दोनों निकलते हैं, इसलिए इसे बहिस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो अग्नाशय ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, यकृत के पीछे, बिहाइंड ऑफ द लिवर। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पे आंसू ग्रंथि या टीयर ग्लैंड्स। तो दोस्तों आंसू ग्रंथि होती है, इसे लेक्राइमल ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि से आंसू बनते हैं, और ऑप्शन में आ जाए लेक्राइमल ग्लैंड्स, तो कौन सी ग्रंथि से आंसू बनते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि से। इससे क्या आंख में स्थित होती है लेक्राइमल ग्लैंड्स, और इससे क्या बनता है, आंसू बनाने में सहायक होती है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम 6 की, मेमली ग्लैंड्स। जो मेमली ग्लैंड्स होती है उसका मुख्य कार्य होता है छाती से दूध को बनाना। या मेमली ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है? छाती में पाई जाती है, स्तनों में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य होता है दूध बनाने का। लास्ट बात करते हैं स्वेटिंग ग्लैंड्स, पसीना बनाने वाली ग्रंथि। पसीना बनाने वाली ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? त्वचा में। त्वचा में कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है? तो स्वेटिंग ग्लैंड्स। इसका मुख्य कार्य होता है शरीर से पसीने को बाहर निकालना तथा पसीने का निर्माण करना। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ हमारा ग्लैंड से ग्रंथियों का चैप्टर कंप्लीट। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स दोस्तों में क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। तथा जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।